हेलो दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि जिस बिल्डिंग में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं उस बिल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर उसमें आपका फुटिंग होता है, कॉलम होती है, बीम होता है, स्लैब होता है, स्टेयरकेस होती है। इन सबको मिला दें तो आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन जाती है जिसमें आप और हम रह रहे होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है जिसको आप पीवी बिल्डिंग बोलते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेस में, इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन में और आपके बड़े बड़े स्टेडियम्स में यूज किया जाता है। सर आप तो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता है कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती क्या है। तो जनाब आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है जिसको हम पीवी बिल्डिंग्स बोलते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसको मिला दें तो आपकी एक पीवी बिल्डिंग बन जाए, आपका एक वेयर हाउस बन जाए, आपकी एक फैक्ट्री बन जाए, आपकी एक इंडस्ट्री बन जाए और एक आपका स्टेडियम बन जाए। लेकिन सर आप कंपोनेंट्स बताने से पहले ये तो बता दो कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग क्या होती है। अरे भाई साहब, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दिया है। ये मेरा पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ये चौथा वीडियो है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के ऊपर। मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर जो स्टील की बिल्डिंग होती है वही तो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन उतना भी सही नहीं सोच रहे हैं जितना कि आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल जो आपकी स्टील की बिल्डिंग्स होती है वही तो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जो आपकी कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स होती हैं उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एज पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने इसको डिजाइन किया है, जहां पे जितना स्टील देना था वहां पे हमने उतना स्टील लगाया है और अपनी कॉस्ट को 30% तक कम किया है। तो उसको हम प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बोल रहे हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया, इसका पूरा मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं और जो आपकी कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग होती हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और इसके बाद जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है वो क्या होती हैं, उनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स है उनको हम डिजाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन से आईएस कोड यूज होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इसका भी मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बना दिया है। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है वो कितने टाइप की होती है जिससे हम एक लार्ज स्पान कवर कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप्स की प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती है उसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेशन बनाया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये मेरा कोई पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ये चौथा वीडियो है जिसमें हम प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो इसके पहले अगर आप ये 3 वीडियो देख लें तो आपकी बात बन रही होगी। तो जनाब आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में, जिनको मिला दिया जाए तो आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। और आप यकीन मानिए कि आने वाले कुछ चंद मिनटों में मैं आपको पूरा विजुलाइज करा दूंगा कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है वो कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जनाब मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं आप सभी का रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप बने रहिए हमारे साथ। हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। अगर हम प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा आपका मेन फ्रेम, जिसमें हमारे प्राइमरी कंपोनेंट सारे होते हैं। और दूसरा पार्ट है हमारा सेकेंडरी कंपोनेंट, तीसरा पार्ट है हमारा सीथिंग, और चौथा है आपका अदर एसेसरीज। तो इन 4 पार्ट में हम लोग आपके प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के सभी कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल में, बिल्कुल प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेन फ्रेम की, कि मेन फ्रेम में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये देखेंगे मेन फ्रेम में जो आपको देखने को मिलेगा वो होते हैं आपके कॉलम्स और आपके राफ्टर। मेन फ्रेम में क्या होगा, आपका कॉलम होगा और आपके राफ्टर होंगे, ठीक है ना। कॉलम आपको पता है, जैसे कि आप नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आप जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग कॉलम बोलते हैं, सेम हम लोग यहाँ पे भी कॉलम यूज कर रहे होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉलम की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखेंगे, ये हमारे इस तरह से कॉलम्स होते हैं, और ये जो भी कॉलम्स हैं ये सारे आपके प्री फैब्रिकेटेड आपके आई सेक्शन और बिल्टअप सेक्शन होते हैं हॉट रोल स्टील के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हम लोग एज पर डिजाइन, जो भी आपकी इंडस्ट्री बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं या फिर आपके स्टेडियम बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको फैक्ट्री में फैब्रिकेट करते हैं। तो ये हमारा जो आप वर्टिकल मेंबर देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका कॉलम बोल रहे हैं। तो अब ये कॉलम तो है, लेकिन इस कॉलम को हम कैसे फिक्स करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए आपकी फुटिंग्स। तो ये देखेंगे, ये हमारी इस तरह से फुटिंग बनती है, जो कि आपने नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी देखा होगा कि हम लोग इसका ये प्रॉपर फाउंडेशन बनाते हैं। और फाउंडेशन के ऊपर आप देखेंगे हमने एक छोटा सा ये मिनी कॉलम बना रखा है जिसको आप पेडिस्टल बोलते हैं, और इसके ऊपर हमने ये आपके एंकर बोल्ट्स लगा रखे हैं।
और उसके ऊपर हमारी ये बेस प्लेट आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंकर बोल्ट में हमने ये बेस प्लेट लगा रखी है। और इसके ऊपर हमारा जो कॉलम का जो आपका आई सेक्शन होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा एंकर बोल्ट होता है। बहुत सारे इंजीनियर्स को तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये आपका नट है कि बोल्ट है कि इसमें थ्रेड क्या होता है। तो ये देखेंगे ये पूरा हमारा क्या है, एल टाइप बोल्ट होता है। इस तरह से ये हमारा पूरा एल टाइप बोल्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंकर बोल्ट। और इसमें जो ऊपर वाले पोर्शन में आपके थ्रेड बने होते हैं, जो आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है इसमें आपके थ्रेड बने होते हैं। और इसमें आपके नट के थ्रू हम लोग जो आपके आई सेक्शंस होते हैं कॉलम के, उसको फिक्स कर दिया जाता है। जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, नट होता है। और बाकी ऊपर हमारे थ्रेड होते हैं जिसमें हम लोग नट लगाते हैं। आप सभी को पता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये देखेंगे फिक्स करने के बाद चीज़ें आपको कुछ इस तरह से दिख रही होंगी। नीचे हमारा फाउंडेशन होता है, उसमें हमने एंकर बोर्ड लगा रखे हैं जिसमें हमारा ये आई सेक्शन है फिक्स हो जाएगा। फिर हम लोग उसको नट के थ्रू टाइट कर देंगे और नीचे हमारी ये आपकी कंक्रीट की हम लोग यहाँ पे ग्राउटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा मेन पोर्शन है, मेन कंपोनेंट का कॉलम, उसको फिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर हमारे आते हैं आपके राफ्टर। ये होता है हमारा राफ्टर। जिस तरह से नॉर्मल बिल्डिंग्स में आपकी बीम होती है उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, राफ्टर होता है। तो आपका जो राफ्टर है वो आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि आपके स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा होता है और जिसके थ्रू आपका जो लोड है वो आपका कॉलम के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से आपको राफ्टर दिख रहा होता है, जो कि एज पर डिज़ाइन हम लोग किसी फैक्ट्री में इसको फैब्रिकेट करते हैं। और ये अलग अलग शेप में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं तो इसमें शेप में डिफरेंस होता है। हम लोग इसको एज पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो जो आपका ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, राफ्टर बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, राफ्टर होता है। कुछ नहीं है, बस बीम है, हमने इसका नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखेंगे आप हमारे सेकेंडरी कंपोनेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेकेंडरी कंपोनेंट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। मेन कंपोनेंट्स में तो सिर्फ आपको दो चीज़ें ही दिखती हैं, आपका राफ्टर और आपका कॉलम। लेकिन जब हम सेकेंडरी कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपकी पर्लिन्स होती हैं, आपका सैगरॉड होता है, आपकी ब्रेसिंग्स होती हैं, क्लीट्स होती हैं और आपके ईव गटर आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम पर्लिन की बात करेंगे कि पर्लिन होता क्या है। तो पहले तो आप देख लीजिए, उसको फील कर लीजिए कि पर्लिन होता क्या है। तो पर्लिन आपकी दो तरह की होती हैं, एक आपका सी पर्लिन होता है और एक आपका जेड पर्लिन होता है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको सी पर्लिन भी दिखाई दे रहा होगा और इस तरह से आपको ये जेड पर्लिन भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्लिन के थ्रू ही आपका जो ऊपर से सीथिंग का जो वेट आ रहा है वो हमारा राफ्टर में ट्रांसफर होता है, फिर राफ्टर का वेट आपका नीचे कॉलम में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमारी पर्लिन है। इसमें देखेंगे जो आपकी सी पर्लिन्स होती हैं, ठीक है, और आपकी जेड पर्लिन होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों तरह की पर्लिन लगा रखी है। इसके यूज को मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ पे हम लोग करते हैं। ये हमारी क्या है, सी पर्लिन है, ये भी आपकी सी पर्लिन है और यहाँ पे देखेंगे आपको ये जेड पर्लिन आपको दिखा रही होगी। और जो सी पर्लिन है उसको हमने राफ्टर के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से आप ये देखेंगे ये हमारी जेड पर्लिन होती है, ये आपको दिख रहा होगा, ये राफ्टर के ऊपर हमने जेड पर्लिन को क्लीट के थ्रू फिक्स किया हुआ है। तो ये दो तरह की पर्लिन आपको दिखाई दे रही होती है, सी पर्लिन और जेड पर्लिन। मोस्टली हम लोग यहाँ पे जेड पर्लिन का यूज़ करते हैं। जो आपकी जेड पर्लिन होती है वो आपकी रूफिंग में भी यूज़ की जाती है और आपकी साइड में भी यूज़ की जाती है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपकी जेड पर्लिन है उसको हमने रूफिंग में यूज़ कर रखा है राफ्टर के ऊपर। सेम आप देखेंगे इसको हम साइड में भी यूज़ करते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे तो हमने ऊपर यूज़ कर ही रखा है। ये देखेंगे राफ्टर के ऊपर हमने ये जेड पर्लिन लगा रखी है और ये जो आपकी साइड होती है उस साइड में भी हमने देखेंगे ये कॉलम में हमने यहाँ पे ये जेड पर्लिन लगा रखी है। तो मोस्टली आपकी जेड पर्लिन है उसको रूफिंग और हम लोग साइड में भी यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बाद जो सी पर्लिन होती है उसको हम लोग जो आपकी ओपनिंग्स होती हैं, आपके डोर हैं, विंडो है, वेंटिलेशन है, तो वहाँ पे हम लोग सी पर्लिन का यूज़ कर रहे होते हैं। और ये आपके कोल्ड फॉर्म सेक्शंस होते हैं। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो जो आपकी पर्लिन होती है वो आपका 1.5 से 3 mm की थिकनेस होती है और इसकी जो लेंथ है वो आपकी 12 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होती है। और इससे ज़्यादा लेंथ चाहिए तो हम इसे क्लीट के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपके इस तरह से हॉट रोल सेक्शन में भी आती है और कोल्ड रोल सेक्शन में भी आ रही होती है। तो ये हमारा पर्लिन है जिसको हम लोग ऐसे रूफिंग राफ्टर के ऊपर फिक्स कर रहे होते हैं और ऐसे साइड आपके कॉलम के साइड में इस तरह से आप फिक्स हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है आपका सैग रॉड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को तो यही समझ नहीं आता कि जो हमारा सर सैग रॉड है उसका क्या फंक्शन है, कहाँ पे लगी होती है। तो ये हमारा सैग रॉड है जो कि आपकी पर्लिन को अपनी पोजीशन में स्टेबल रखने में बहुत हेल्प करती है और जितने भी आपके लैटरल लोड्स आ रहे होते हैं उसको वो रजिस्ट करती है। आपकी पर्लिन
राफ्टर के ऊपर एक प्रॉपर पोजीशन में रहे, लोड के केस में वो इधर उधर ना भागे, तो इसके लिए सैगरॉड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पर्लिन को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखता है और जितने भी लेटरल लोड आ रहे हैं सभी को वो रजिस्ट कर रहा होता है। तो ये हमारा सैगरॉड है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैगरॉड आपका रूफिंग में भी हम लोग लगाते हैं, रूफ में जो आपकी पर्लिन आती है उसमें भी हम फिक्स कर रहे होते हैं एक स्टैगर्ड वे में। और जो आपका नीचे आप देखेंगे कॉलम के साइड में जो आपकी साइड वॉल होती है वहाँ पे जो पर्लिन आती है तो वहाँ पे भी हम लोग सैगरॉड यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी ये आपको दे रखी है, ये सारी हमारी क्या है सैगरॉड है, इसको हमने इस तरह से यूज़ कर रखा है। तो दो पर्लिन के बीच में हम लोग एक सैगरॉड यहाँ पे लगा रहे होते हैं और देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखेंगे हमने यहाँ पे कितनी सारी सैगरॉड लगा रखी है, ये देखेंगे। तो ये सैगरॉड है, थोड़ा सा स्टैगर्ड लगाना होता है, आगे पीछे करके एक साथ नहीं लगा देनी होती है। देखेंगे यहाँ पे भी हमने ये सैगरॉड लगा रखी है लेटरल लोड को रजिस्ट करने के लिए। तो ये तो हमने आपको रूफिंग में दिखा दिया। इसी तरह से आप साइड वॉल में भी देख सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे भी हमने ये आपका ये देखेंगे ये हमने यहाँ पे सैगरॉड लगा रखी है, ये सारी आपकी सैगरॉड है। तो इस तरह से आपका सैगरॉड का फंक्शन होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेसिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेसिंग। इसका तो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। ये देखेंगे इस तरह से ये हमारा ब्रेसिंग लगा हुआ है। तो ये आपका रॉड ब्रेसिंग होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, कॉलम को अपनी पोजीशन में रखना है। जब हैवी लोड आता है तो कॉलम भी आपका फैल रहा होता है, तो जो आपके कॉलम्स हैं उस कॉलम को अपनी पोजीशन में रखने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रेसिंग का यूज़ करते हैं। और जो आपकी ब्रेसिंग है, एक बिल्डिंग में एक आपका स्वे मूवमेंट डेवलप हो रहा होता है, उसको रजिस्ट करने के लिए भी हम लोग आपका जो ब्रेसिंग है उसका यूज कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से जो आपके कॉलम्स हैं उसको हमने होल्ड करने के लिए यहाँ पे ब्रेसिंग का यूज़ किया हुआ है। और ऊपर भी हम लोग इसका, ये तो साइड में इसका यूज़ कर रखा है, कहीं कहीं पे हम इसका रूफिंग में भी यूज़ कर रहे होते हैं, जो आपके राफ्टर्स वगैरह उसकी पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो काफ़ी जगह आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लीट तो आप देखेंगे कुछ आपको इस तरह से क्लीट दिखाई देता है। सिंगल क्लीट्स भी आते हैं, डबल क्लीट्स भी आते हैं। तो क्लीट का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो आपके दो मेंबर हैं उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्लीट का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हमने पर्लिन को कनेक्ट किया हुआ है, जो आपके राफ्टर हैं और जो आपकी पर्लिन है उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लीट का यूज़ कर रहे हैं। ये देखेंगे ये हमारी क्लीट है। या फिर दो मेंबर हैं, आप देखेंगे ये हमारी इस साइड पर्लिन जा रही है, ये पर्लिन इस साइड जा रही है। तो पर्लिन की भी एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है 12 मीटर और उससे ज़्यादा। और आपको पता है स्टील के स्ट्रक्चर्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 50-50, 100-100 मीटर के होते हैं। तो दो पर्लिन को आपस में भी कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लीट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक मेंबर को दूसरे मेंबर से हमें कनेक्ट करना है तो उस समय हमारी क्लीट काम आ रही होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये सिंगल क्लीट लगी हुई है। यहाँ पे भी हमने सिंगल क्लीट का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे दो पर्लिन थी तो इसके लिए हमने यहाँ पे डबल क्लीट का यूज़ कर लिया है। तो मेंबर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्लीट का यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीट्स के बाद ईव्स कटर के बारे में। अब ईव्स कटर क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है आपका ड्रेनेज के लिए। रेनी सीजन में जो आपका वाटर आएगा, ऐसा तो नहीं है कि पानी नहीं आएगा, रेनी सीजन में जो आपका जो हमारी सीथिंग है उसके ऊपर जो पानी आएगा उस पानी को हमें प्रॉपर तरह से ड्रेन आउट करना है। नहीं तो पता है ये पूरा स्टील का स्ट्रक्चर है, इसमें आपका जंग लग जाएगा, आपकी रस्टिंग हो जाएगी और आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी जो लाइफ स्पान है वो कम हो रही होगी। तो प्रॉपर ड्रेनेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी पानी आपका रूफ सीथिंग के ऊपर आएगा उस सारे पानी को हम लोग इस ईव्स गटर में लेके आ रहे होते हैं, जो कि साइड में लगे होते हैं। स्लोप के थ्रू इसमें ईजिली सारा पानी आ जाता है और उसके बाद देखेंगे इस ईव्स गटर के थ्रू सारा पानी हम लोग नीचे ला देते हैं, जो आपके ड्रेनेज स्पाउट होते हैं उसके थ्रू। ये देखेंगे कि जो आपकी रूफ सीथिंग होती है उससे सारा पानी इस ईव्स गटर में आता है। उसके बाद हम लोग इस तरह से ड्रेनेज स्पाउट लगा देते हैं और सारा पानी आपका नीचे उतार दिया जाता है। तो इस तरह से जो आपका पूरा का ड्रेनेज सिस्टम है एक प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में, उसको हम लोग मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीथिंग के बारे में। सीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका रूफ सीथिंग आ रहा होता है और आपका वॉल सीथिंग आ रहा होता है। ठीक है, इसको आप पैनल भी बोल सकते हैं, रूफ पैनल है, बॉल पैनल है, या फिर आप इसको क्लैडिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि बॉल में यूज़ हो रही है तो हम इसको बॉल क्लैडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, रूफ सीथिंग और बॉल क्लैडिंग। तो ये देखेंगे ये हमारा रूफ सीथिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्लाइमेट कंडीशन से बचाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप सीथिंग यूज़ नहीं करेंगे तो कितना भी स्ट्रक्चर बना लीजिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सारा पानी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना,
तो जो भी आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो रही हैं, जो भी आपकी क्लाइमेट कंडीशंस हैं, उससे बचने के लिए हमें रूफ सीथिंग यूज़ करना है, नहीं तो हवा, पानी, धूप, बरसात सब अंदर आएगा। तो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो हमारी ये रूफ सीथिंग है जो कि हम लोग आपकी जो पर्लिन्स हैं उसके ऊपर हम लोग इसको फिक्स कर रहे होते हैं। जो आपके स्क्रू और जो आपके वाशर होते हैं उसकी हेल्प से आपकी पर्लिन के ऊपर जो आपकी रूफ सीथिंग है उसको फिक्स कर दिया जाता है। अगर हम रूफ सीथिंग की बात करें तो इसमें भी आपके अलग-अलग कलर्स आते हैं, अलग-अलग पैटर्न्स आते हैं और अलग-अलग मटेरियल की हम लोग रूफ सीथिंग बना रहे होते हैं। और इसमें मोस्टली अगर हम रूफ सीथिंग की ब्रेड्थ की बात करें तो जो स्टैंडर्ड है वो आपका 1 मीटर ब्रेड्थ का इसका पैनल आता है और इसकी जो लेंथ है वो आपकी अलग-अलग आ रही होती है, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट इस तरह से आ रहा होता है। और मोस्टली जो हम इसमें रूफ सीथिंग यूज़ करते हैं वो आपका SM 120 यूज़ किया जाता है। और आज के समय में देखेंगे तो कुछ एडवांस सीथिंग भी आ गई है, आपके कुछ सैंडविच पैनल्स भी आ गए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इसके जो इंसुलेशन है उसको हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में सबसे बड़ा इशू है वो है थर्मल इंसुलेशन का, क्योंकि पूरा स्टील का स्ट्रक्चर होता है तो अंदर टेम्परेचर बहुत राइज हो रहा होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग आज के समय में सैंडविच पैनल भी यूज़ कर रहे हैं ताकि जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये आपकी रूफ सीथिंग है जो कि हम यूज़ करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको अलग-अलग पैटर्न्स में आपको देखने को मिल रही होती हैं। उसके बाद देखेंगे आपकी ये वॉल सीथिंग। जिस तरह से आपकी रूफ सीथिंग होती है उस तरह से ये हमारी वॉल सीथिंग होती है। इसको हम लोग वॉल क्लैडिंग भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग वॉल पैनल्स भी बोल सकते हैं। तो सेम चीज़ होती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये साइड में नहीं लगाएंगे तो पानी से तो बच ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी इसमें अंदर एंटर कर जाएगा, आपका कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब अंदर एंटर कर रहे होंगे। तो हमें चारों तरफ से अपना बिल्डिंग कवर करना है ना, तो ऊपर से तो हमने रूफ सीथिंग लगा दिया, साइड में हम लोग इस तरह से वॉल सीथिंग लगा रहे होते हैं जो कि सेम उसी तरह से देखने को मिलती है जैसे आपकी रूफ सीथिंग होती है। तो अलग अलग पैनल्स आते हैं, हम लोग इसमें लगा देते हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ आप हमारी अदर एसेसरीज होती हैं। अदर एसेसरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, रोल अप शटर्स होते हैं, इंसुलेशन विंडोज होती हैं, आपकी रूफ स्काईलाइट होती है, आपके लोवर्स होते हैं, रिज वेंटिलेटर होते हैं, टर्बो वेंटिलेटर्स होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल रही होती है। मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ। ये देखेंगे इस तरह से आपके स्लाइडिंग डोर्स होते हैं। जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर एंट्री और एग्जिट करने के लिए तो हम लोग बड़े बड़े डोर्स बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हैवी मशीनरी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ताकि सारी चीज़ें अंदर एंटर और एग्जिट कर सकें। तो आपको बड़े बड़े इसमें स्लाइडिंग डोर्स आपको देखने को मिलेंगे एंट्री और एग्जिट करने के लिए। और उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे रोल अप शटर भी यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे नॉर्मली आप मार्केट में शॉप्स में देखते होंगे रोल अप शटर जो हम ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो उस तरह के भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंट्री और एग्जिट करने के लिए। ये आपके रोल अप शटर होते हैं। और उसके बाद आती हैं आपकी इंसुलेशन विंडो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप लोग घरों में जो आप विंडो देखते होंगे ताकि आपका जो एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरह से बना रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी आपकी इंसुलेशन विंडो यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है स्टील स्ट्रक्चर की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे विंडोज़ का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमारा एयर सर्कुलेशन बना रहा है। और विंडो के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे ये लोवर्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी आप ये लोवर्स देख रहे हैं वो भी आपका एक तरह से विंडो ही है, बस इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। तो जो आपके लोवर्स यूज़ हो रहे हैं, जो आपकी विंडो यूज़ हो रही है, तो ये सब हम लोग जो आपका एयर सर्कुलेशन सही बना रहा है उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद देखेंगे आपकी ये रूफ स्काई लाइट है, जो कि अंदर आपकी जो नेचुरल सनलाइट है उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर अंदर आपको आर्टिफिशियल लाइट्स लगानी पड़ेंगी और फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो हमें यहाँ पे रूफ स्काई लाइट्स भी हम लगा सकते हैं ताकि जो आपका नेचुरल सनलाइट है वो आपकी अंदर आ सके और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो आपके कम हो सके। उसके बाद आता है आपका वेंटिलेटर। वेंटिलेटर्स भी आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे वेंटिलेटर्स देखने को मिलेंगे। आपका ये रिज वेंटिलेटर है, ये आपके टर्बो वेंटिलेटर्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल बिल्डिंग्स में जैसे आपके एग्जॉस्ट फैंस होते हैं जो कि आपके अंदर की हवा को बाहर फेंक रहे होते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आपके वेंटिलेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। आपका ये टर्बो वेंटिलेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपका सही बना रहा है, नहीं तो टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा होता है। बहुत सबसे बड़ी दिक्कत है ये आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में थर्मल इंसुलेशन, अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे रिज वेंटिलेटर लगा रखा है जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है। तो इससे आपका अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपका सही रहता है, प्रॉपर इंसुलेशंस वगैरह रहते हैं। और ये आपके टर्बो वेंटिलेटर्स हैं, ये आपके एकदम जो एग्जॉस्ट फैंस होते हैं उसी तरह ये आपके टर्बो वेंटिलेटर्स काम करते हैं और अंदर जो आपका एयर सर्कुलेशन है, जो टेम्परेचर वगैरह है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। और उसके बाद देखेंगे ये पूरा आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग से, इसमें आप सारी चीज़ें आप एक साथ देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने साइड में ये आपको ईव स्ट्रट दिख रहा होगा, जो कि मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया था। ये साइड में हम लोग ईव स्ट्रट लगाते हैं, जो कि आपका कॉर्नर होता है, वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए हमें ये ईव स्ट्रट लगाना होता है। और ये आपके एंड वॉल कॉलम्स होते हैं, जैसे कि साइड में कॉलम्स होते हैं, और ये आपकी एंड वॉल गर्ट होती हैं। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको ये वर्टिकल फैशिया दिख रहा होगा, ये देखेंगे ये हमने यहाँ पे एक वर्टिकल फैशिया लगा रखा है। थोड़ा-सा आपका सही लुक आए, देखने में चीज़ें सही लगें, तो हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल फैसिया लगा देते हैं। बाकी की चीज़ें तो आपकी ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं, उसके कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं कि जो आपकी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करने का क्या प्रोसेस होता है, उस दरमियान हमें कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इस पे आपके लिए वीडियो बना रहे होंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।